नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जी के कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं जो मध्यकालीन भारत कर रहे थे उसका ही पार्ट थर्ड है, वो उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं तुगलक वंश से, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी चीज़ें हम बताए थे इसके पीछे वाले लेक्चर में, तो अगर आप उसने आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। ये तुगलक वंश कब से कब तक था, तो 1320 ईस्वी से लेके 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश चला। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको कवर करते हैं। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खा, ठीक है, खुसरो खा था, उसको पराजित करके जो गाजी मलिक या उसको तुगलक गाजी भी बोल गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो क्या हुआ कि जो तुगलक वंश है इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो जो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को क्या हुआ कि खुसरो खा था एक, उसको हरा के गाजी मलिक बोले या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक इस नाम से जो जाना जाता था, वो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को क्या किया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। गयासुद्दीन तुगलक के ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, ठीक है। तो जो ये गयासुद्दीन तुगलक था, जो मंगोल इसके ऊपर अटैक करते थे, तो ये क्या किया था 29 बार, एक दो बार नहीं, पूरे 29 बार इसने क्या किया, उसके अटैक को विफल किया, यानी कि उसको फेल कर दिया। गयासुद्दीन ने, जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसने क्या किया, अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, ठीक है। तो जो भी भूमि जो अमीरों से छीन लिया गया था, अब ऊपर हमने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। तो जो गयासुद्दीन जैसे ही आया दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, तो उसने क्या किया कि अमीरों से जो भी भूमि ली गई थी उसे पुनः उसे लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो जैसे ही ये आया कुछ अच्छा अच्छा काम करने लगा। पहले तो क्या किया कि जो भी अमीरों की भूमि थी उसे लौटा दिया, उसके अलावा सिंचाई था, मतलब खेती वगैरह करने के लिए जो कुएं और नहर हैं उसका निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। और ऐसा माना जाता है कि जो नहर है, ठीक है, अभी भी आप नहर देखते होंगे, तो नहर ऐसे आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन जब उसको सही से देखेंगे, जब जाएंगे गाँव में, तब पता चलेगा कि नहर का सही एक्चुअली में उसका यूज क्या है। तो उससे क्या होता है कि पानी लेके खेतों में पहुंचाया जाता है और जिससे सिंचाई का काम आता है। तो सब जगह उस तरह के तरीके से नहीं बनाया गया उसको, लेकिन अगर बिहार में ही अगर आप जाएंगे सासाराम की तरफ, तो उधर आपको इस सब चीज़ों को अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि गयासुद्दीन जो था वो क्या था, ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक था, सॉरी गयासुद्दीन था तुगलक जो था वो क्या था, प्रथम ऐसा शासक था जो क्या किया था, नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ और इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि जो दिल्ली है, ठीक है, तो उसके नज़दीक ही जो पहाड़ियाँ स्थित है उस पर क्या किया, एक नया नगर ही स्थापित कर डाला जिसका नाम क्या रखा, तुगलकाबाद। और उस वो क्या किस तरह का शैली में था, तो रोमन शैली से उसे निर्मित किया गया, ठीक है, रोमन स्टाइल में। और इस नगर में क्या किया गया था, एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा 5 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कैसे हुआ, तो जब वो बंगाल के अभियान से वापस लौट रहा था, तो जो जूना खां था, ठीक है, जूना खां, उसने क्या किया था, लकड़ी का एक महल बनाया था, लकड़ी का एक महल बनाया था, और लकड़ी का जो महल था वो टूट गया, उसी में बेचारा दब के गयासुद्दीन तुगलक उसका मृत्यु हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो दिया गया कि गयासुद्दीन के बाद जूना खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जूना खां था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या हुआ कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किस नाम से बैठा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पे बैठा। और
जो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, यानी कि जो मोहम्मद तुगलक था वो अगर मध्यकालीन जो भी सुल्तान थे उसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे विद्वान था और सबसे योग्य व्यक्ति था। ठीक है, ये जो मतलब जिसका नाम जूना खां था वही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। और जो कि क्या था, अगर मध्यकालीन की बात करें तो जो भी सुल्तान हुए उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं जैसे कि कुकृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव करने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है, तो ये क्या करता था, मतलब कुकृति करता था और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखता था, जिस वजह से इसे स्वप्नशील ठीक है, पागल एवं रक्त पियासु कहा गया। तो इसको अलग अलग नाम दिया गया जिस क्योंकि इसका हरकत थोड़ा सा अजीब था, इस वजह से। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। तो जो कृषि था, ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसने एक अलग ही विभाग का स्थापना कर दिया जिसका नाम क्या रखा गया, अमीर ए कोही। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया, तो अमीर ए कोही। इस ये एक विभाग बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, नए डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था क्या किया कि वो अपना राजधानी बदल दिया। पहले उसका राजधानी दिल्ली था, उसके बाद उसने क्या किया, उसे देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि बदल दिया और उसका नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा, दौलताबाद। सांकेतिक अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो दिया गया कि सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, पीतल यानी कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा यानी कि बरनी के अनुसार और धातुओं के सिक्के चलवाए। तो इसने क्या किया, पीतल तांबा के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। तो जो ये मतलब इसके द्वारा जो चलाया गया सिक्का, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत, तो उसमें पीतल था जो कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार, ये जो धातुएं थे इनका सिक्का चलाया गया और उनका वैल्यू किसके बराबर रखा गया, तो जो चांदी के रुपये टंका था उसके बराबर होता था। चलिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं जो दिए गए हैं क्रमशः, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा योजना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया गया है। तो नंबर 1 में दिया गया है कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ठीक है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि इसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, तो 1326 से 1327 ईस्वी में। उसके अलावा लाया गया राजधानी परिवर्तन। तो ये जो राजधानी था अपना बदल लिया, कहाँ से कहाँ, तो दिल्ली से देवगिरी और उसका बाद में नाम दौलताबाद रख दिया। तो ये भी 1326 से 27 में ही किया। और अगर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करें, जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट पॉइंट पढ़ा नीचे, तो इसमें भी वो कब किया, ये तो 1329 से 30 ईस्वी में इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन लाया। उसके अलावा खुरासन एवं कराचाली का अभियान किया। ठीक है, खुरासन एवं कराचाली का भी अभियान इसने किया। तो ये कुछ उसके द्वारा किया गया योजना था। अभी भी बहुत सारे पॉइंट इसमें जो दिए गए हैं इसके बारे में, तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिया गया कि अफ्रीकी यात्री, ठीक है, जो अफ्रीका से एक यात्री आया कि उसका अफ्रीकी यात्री इबन बतूता। ठीक है, इबन बतूता जो था 1333 ईस्वी में भारत आया। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि जो अफ्रीकी यात्री इबन बतूता था वो भारत कब आया। तो इबन बतूता के बारे में पहला बात हमें क्या याद रखना है कि वो क्या था, अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, और वो भारत लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, तो जो सुल्तान था, ठीक है, तो सुल्तान ने इसे क्या किया, जो सुल्तान था उसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। और उसके बाद क्या किया, जो सुल्तान था उसने क्या किया कि राजदूत के रूप में, जो एम्बेसडर होते हैं उसके रूप में इसे चीन भेज दिया। पहले तो ये क्या आया, भारत आया, कब आया, लगभग 1333 ईस्वी में आया। फिर सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में उसके बाद इसे राजदूत बना के कहाँ भेज दिया गया, तो चीन भेज दिया गया। इबन बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो जो इबन बतूता था उसका एक पुस्तक है, उसका पुस्तक का नाम क्या है, रेहला है। और रेहला जो है इसमें जो मोहम्मद तुगलक था, ठीक है, जो मोहम्मद तुगलक था उसके समय के घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकिया की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो ये जो इसका पुस्तक है इसमें किस किस चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है, तो जो विदेशी व्यापारियों का आवागमन था कि कौन विदेशी व्यापारी आया गया, उसके बाद डाक चौकियों की स्थापना किया गया यानी कि जो डाक व्यवस्था था, जो कि अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं, उस तरह से उसने उस टाइम भी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और एक गुप्तचर व्यवस्था था उसके बारे में उसने लिखा था। ये सारी चीज़ बताया गया है उसके पुस्तक में।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका मृत्यु कब हो गया, तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में जब वो सिंध जा रहा था, उसी समय एक जगह है जहाँ जिसका नाम था थट्टा, और थट्टा के निकट एक गोडाल जगह है, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, तो विजयनगर के बारे में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये मतलब साउथ के बारे में सवाल है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल था, उसी समय जो दक्षिण है यानी कि साउथ इंडिया, वहाँ पे हरिहर नाम का और बुका नाम का दो भाई था। हरिहर और बुका, ये दोनों भाई ने क्या किया था, 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य जिसका नाम क्या था, विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा। तो इसने ही क्या किया था, विजयनगर की स्थापना किया था। किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है और लोगों को याद नहीं होता है, तो इसको यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो महाराष्ट्र में जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, ठीक है, उसने क्या किया कि 1347 ईस्वी में, ठीक है, 1347 ईस्वी में एक बहमनी राज्य की स्थापना कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखता था, अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी मृत्यु पर जो इतिहास बरनी लिखता था, जिसमें उस क्या लिखा गया कि अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली, यानी कि लोग तो उससे मुक्त हो ही गए और उससे भी लोगों से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये किसका शिष्य था, तो जो शेख अलाउद्दीन था उसका ये शिष्य था। ठीक है, ये किसका शिष्य था, तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, तो ये जो सल्तनत था उसका ये पहला शासक था, जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है, तो अजमेर में जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। ठीक है, तो ये पहला ऐसा क्या था, शासक था जो अजमेर में जो स्थित है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहाँ, और जो बहराइच जगह है वहाँ पे सलार मसूद गाजी का जो मकबरा है वहाँ पे ये गया हुआ। आगे अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो क्या किया, बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, और अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। तो ये जो यहाँ पे जो जो संत थे, ठीक है, ये संत के कब्र पे इसने क्या किया, मकबरे बनवाया। तो नाम यहाँ पे आप देखिएगा कि ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसने क्या कि बदायूं जो जगह है वहाँ बदायूं में क्या हुआ कि मीरन मुलहम, और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया थे वो, और मुल्तान जो जगह है, ठीक है, तो मुल्तान में जो शेख रुकमनी थे, और अजुधन में शेख मुल्तान, तो इन सभी का जो भी मकबरा था, कब्र था, उस पर इसने क्या किया कि मकबरा बनवा दिया। कब्र पे क्या किया, ये मकबरा बनवा दिया। किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन आया, तो फिरोज तुगलक आया। ठीक है, पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त, तो उसके बाद दोबारा क्या किया गया कि जो दिल्ली था, तो दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। तो जो खलीफा थे, ठीक है, तो खलीफा ने इन्हें क्या किया कि एक नया नाम दिया, एक नया उपाधि दी। तो नाम इनका उपाधि क्या था कि कासिम अमीर उल मोमिन, ठीक है, मोमिन, इसके उपाधि इन्हें दिया गया। पता नहीं कैसा कैसा उपाधि था, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं है भाई, कैसे भी याद रखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, जो राजस्व व्यवस्था था उसके अंतर्गत फिरोज ने क्या किया कि अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, ठीक है, तो जो 24 उस समय कष्टदायक कर थे, यानी कि जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, उन्हें वो सारे टैक्स वो कर देना होता था, तो उसको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। और उसके बाद सिर्फ 4 कर रख दिए। कौन कौन सा, तो खराज जो कि लगान होता था, खुस्म यानी कि युद्ध में लूट का जो माल था वो, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। तो जो 24 था 24 को ख़त्म कर दिया गया और 4 को शुरू किया गया। तो यानी कि समझ लीजिए, तो 20 कर से लोगों को क्या हुआ, मुक्ति मिली। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया, किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया कि फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था।
तो ये ऐसा पहला मुसलमान शासक था जो क्या किया कि जो ब्राह्मण लोग थे उस समय के, उन पे ही इन्होंने क्या किया, एक जजिया कर लागू कर दिया। ठीक है, जजिया कर के बारे में इतिहास में पढ़ना जरूरी होता है। ये पूछा जाता है कि जो ब्राह्मण थे उन पे पहली बार जो कौन मुसलमान शासक था जिसने क्या किया था, ब्राह्मणों पे जजिया सर शुल्क लागू किया था, तो वो था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया। उसके बाद जो फिरोज तुगलक था इसने क्या किया कि एक नए कर का भी शुरुआत कर दिया। पहले तो अच्छा काम किया, फिर लग रहा अब धीरे धीरे ये भी क्या किया, शुरू करना काम अपना शुरू किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक नया कर सिंचाई पर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था, यानी कि 1/10, यानी कि जैसे कि जो भी चीज़ था उसका 10वां हिस्सा, मतलब जितना उपज होता था उसका 10वां भाग उसे सिंचाई के रूप में, ठीक है, जो उस खेतों में सिंचाई होता था तो उसके रूप में उसे देना होता था। ठीक है, उसके तो उसके पीछे भी रीजन था। रीजन ये था कि जो फिरोज तुगलक था वो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। तो काम तो अच्छा किया अगर यहाँ पे हम देखें तो, क्योंकि 5 बड़ी नहर का अगर निर्माण करवाया तो उन नहरों से लोगों को फायदा भी हुआ सिंचाई में, जिस वजह से उसने लेकिन अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो कुछ ज़्यादा मतलब वो कर लिया नहीं इस चीज़ के बदले। 1/10 था, यानी कि 10वां भाग था ठीक है, एक का 10वां भाग उसको देना होता था। तो क्योंकि इसने अच्छा काम किया था, 5 बड़ी नहर बनवाया था, तो ठीक है यहाँ पे ये चल सकता था। चलिए आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या था कि फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। 5 बड़ी नहरें बनवाया, 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली में स्थित है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सारे प्रमुख नगर हैं। इसने 300 नगर का भी स्थापना कर दिया, और यहाँ पे कुछ प्रमुख नगर का हमने नाम भी रखा, बता दिया, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके शासनकाल में खिजराबाद जो कि टोपड़ा गांव है एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। तो ठीक है, तो जो इसका जब इसका शासनकाल था तो उस समय क्या किया गया कि जो खिजराबाद जगह था, ठीक है, टोपड़ा गांव और जो मेरठ है वहां से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर कहाँ पे स्थापित किया गया, तो दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की उसने। इस उसके बाद ये क्या किया कि जो भी अनाथ मुस्लिम महिलाएं थी, ठीक है, जो अनाथ थी, जिनका कोई नहीं था माता पिता, वो उसके अलावा जो भी विधवाएं थी जिसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, और जो भी लड़कियां थी, तो उनको सहायता करने के लिए एक नए डिपार्टमेंट का शुरुआत किया, जिसका नाम क्या रखा, तो दीवान खैरात। ठीक है, दीवान खैरात इसका नाम रखा, इसका इसने स्थापना किया। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थे। ठीक है, यानी कि जो दास होते थे जो इनके लिए काम करते थे, ठीक है, इनका काम करते थे। तो अगर हम पूरे सल्तनत कालीन सुल्तान की बात करें तो उस शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसकी थी, तो फिरोज तुगलक की थी। कितना था, तो 1,80,000। 1,80,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है, समझ लीजिए, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अमाउंट मतलब ये नंबर है, ठीक है, अमाउंट तो कुछ दूसरा कुछ हो गया, ये इतना बड़ा नंबर था उसके दासों का। ठीक है, इतनी संख्या थी। आगे अगर देखा जाए तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की, और जो भी दास थे उनके देखभाल के लिए भी उसने क्या किया, एक नया डिपार्टमेंट को शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, दीवान बंदगान। ठीक है, दीवान बंदगान की स्थापना कर दिया। आगे अगर हम देखा तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, और जो सैन्य पद थे, ठीक है, उसको वंशानुगत बना दिया। जैसे कि जो भी मतलब जैसे नेपोटिज्म सुनने होंगे, ठीक है, नेपोटिज्म जो कि उस तरह से इसने इसको लागू कर दिया कि जो अगर अभी जो भी अगर सैनिक पद पे जो जैसा है, अगर उसका बेटा जो बड़ा होगा तो वो फिर उसके जगह पे आ जाएगा, जिससे वो बूढ़ा हो जाएगा या काम के लायक नहीं होगा। तो ये चीज़ इसने क्या किया, बना दिया कि सैन्य पद थे उसको वंशानुगत बना दिया कि वंश के अनुसार चलेगा। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक आत्मकथा लिखा। ठीक है, आत्मकथा के किस नाम से था, तो फतुहात फिरोज शाही। ठीक है, फतुहात फिरोज शाही, जिसमें इसने आत्मकथा यानी कि इसका बायोग्राफी तक खुद से इसने लिखा था। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफ्रीका की अपनी संरक्षण प्रदान की। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो जियाउद्दीन बर्नी थे और शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक है, शम्स ए सिराज अफीफ, उसको अपना संरक्षण प्रदान किया, यानी कि उन्हें रहने के लिए जगह दिया। इसने ज्वालामुखी मंदिर में के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान
अलाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोजा शाही नाम से अनुवाद करवाया। तो उस जो ज्वालामुखी मंदिर थे उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों को लूट लिया गया। ठीक है, जो भी मतलब पुस्तकालय लूटा गया उसमें से 1300 ग्रंथों में से कुछ को क्या किया कि फारसी में जो विद्वान अलाउद्दीन द्वारा थे उनके द्वारा उसने क्या किया, दलायत फिरोजा शाही नाम से उसे अनुवाद करवा दिया। तो हिंदुओं का शोषण किया गया, जो भी मुसलमान थे उस टाइम बहुत ज़्यादा किया गया। इसने क्या किया कि चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भी भारी संख्या में जारी करवाया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो मतलब चांदी और तांबे थे तो उससे मिलकर जो बनाया गया सिक्का था उसको भारी संख्या में क्या किया, जारी करवाया, जिससे अधा एवं विख कहा गया। तो जिसे नाम भी रखा गया अधा एवं विख। ठीक है, तो अधा एवं विख इसका नाम रखा गया। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी को हो गई। उसके बाद इतने सारे कर्मकांड करने के बाद आखिरकार इसका भी समय आ गया और सितंबर 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी, ठीक है, तो इसके समय में निर्मित एक खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। तो ये जो मतलब जेरूसलम में एक निर्मित उमर की मस्जिद है उससे इसके जो मतलब एक निर्मित जो मकबरा था जिसका नाम था खान जहां तेलंगाना, दोनों की कंपैरिजन की जाती है। और थोड़ा सा रह गया, 4 पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेशन यहीं पे समाप्त कर देंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो दिया गया किसी जो सुल्तान फिरोज तुगलक था दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो फिरोज शाह कोटला के नाम से आपने सुनना होगा, ठीक है क्या, तो वहाँ पे ये भी स्टेडियम है। तो इसने क्या किया था, जो सुल्तान फिरोज तुगलक था इसने ही दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है, तो जो इसका जो तुगलक वंश था इसका लास्ट जो शासक था, देखिए हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी वंश के बारे में पढ़ें तो उसके बारे में पढ़ें, ठीक है, कि कौन उसको स्थापित किया और उसका अंतिम शासक कौन था, यहाँ से सवाल आता ही आता है। तो जो इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। ठीक है, तो इसका जो शासन था वो दिल्ली से कहाँ तक रह गया, पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो जो तैमूर लंग था, ठीक है, उसने क्या किया कि जो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे उसके समय, उनका समय कब था, 1398 ईस्वी, उस समय उसने क्या किया, दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। और जो नासिरुद्दीन, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नासिरुद्दीन के समय ही मलिकुसर, ठीक है, यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो ये सारा चीज़ें जो था तुगलक वंश के बारे में था। तो यहाँ तुगलक वंश समाप्त हो गया। आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं सैयद वंश के बारे में, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक था। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो अगला सेशन भी ज़रूर से देखिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और जो भी चीज़ें हैं उसको तो सही से बताया ही जाएगा। तो आई होप एंजॉय किए होंगे सेशन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।